आज देश के लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है। देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा। दो 2024 की फाइट से पहले देश में पॉलिटिकल पोलराइजेशन की ये दो तस्वीरें देखी। बेंगलुरु में 26 विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई, जिसमें मोदी के एनडीए के मुकाबले के लिए गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया। वहीं बेंगलुरु से करीब 2000 किलोमीटर दूर दिल्ली में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की बैठक में 38 पार्टियां शामिल हुई। बेंगलुरु में जहां 26 पार्टियों ने मोदी हटाओ का नारा बुलंद किया, वहीं दिल्ली की दूसरी बड़ी सियासी बैठक में एनडीए की 38 पार्टियों ने मोदी फिर से लाओ की हुंकार भरी। एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी का हो, जब गठबंधन भ्रष्टाचार की नीयत से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जब गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो, तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि 2024 की लड़ाई मोदी और उनके गठबंधन इंडिया के बीच है। बेंगलुरु में जुटी 26 विपक्षी पार्टियों का मकसद भी यही है, एकजुट होकर 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराना और नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकना। लेकिन विपक्ष की जो सबसे बड़ी टेंशन है वो ये है कि मोदी को सत्ता से दूर करने के लिए उनका वोट शेयर कैसे बढ़ेगा। विपक्षी पार्टियों में सीट शेयरिंग का सर्वमान्य फॉर्मूला क्या होगा? मोदी को हटाने वाले एजेंडे के अलावा देश के लिए उनका कॉमन एजेंडा क्या होगा? और सबसे बड़ी बात यह कि मोदी से मुकाबले के लिए विपक्ष का चेहरा कौन होगा? इन सवालों का जवाब विपक्ष के पास नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जब सवाल पूछा गया कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा, तो वो गोलमोल जवाब देकर टाल गए। देखिए, आपने जो सवाल पूछा कि कौन इसको लीड करेंगे और कौन इसको आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए मैंने इसमें कहा था कि हम एक कोऑर्डिनेशन कमेटी 11 लोगों की बना रहे हैं। उस 11 लोगों के मीटिंग में तय होगा कि कौन से वो 11 लोग होंगे, फिर उसमें कौन कन्वेनर उसको बनाएंगे आगे के लिए, वो मुंबई में तय होगा और हम वो तो छोटी बात है, उसको सॉल्व कर देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। अब विपक्षी दलों की अगली बैठक मुंबई में होनी है, जिसकी तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। इन सबके बीच सवाल उठ रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या होगा। विपक्षी महागठबंधन को मोदी की एक और लहर बहा ले जाएगी या फिर विपक्षी एकता अपना दम दिखा पाएगी? इस सवाल का जवाब देते वक्त समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तो ओवर कॉन्फिडेंट नजर आए। मैं ये कहता हूं कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। अखिलेश से लेकर विपक्ष के दूसरे नेता भले ही जो दावा करें, लेकिन एकजुट विपक्ष के बावजूद 2024 जीतना इनके लिए मुश्किल नजर आ रहा है। और इसे समझने के लिए मैथ्स नहीं, केमिस्ट्री जरूरी है। विपक्षी फॉर्मूले की मुश्किल क्या है, वो इन आंकड़ों से समझ लीजिए। विपक्ष का गणित है कि 2019 में बीजेपी प्लस को 45% वोट मिले थे।
अब अगर पूरा विपक्ष मिलकर 55% वोट अपने पाले में कर ले तो सरकार उनकी बन जाएगी। लेकिन ये इतना सीधा गणित नहीं है, क्योंकि 2019 के चुनाव में 224 सीटों पर बीजेपी का वोट प्रतिशत 50 से ज्यादा रहा। आंकड़े बता रहे हैं कि मोदी की टक्कर में विपक्ष दूर दूर तक अब भी नहीं है, और पीएम मोदी देश के मूड का हवाला देते हुए विपक्षी खेमे को कट्टर भ्रष्टाचारियों की दुकान बता रहे हैं। आज देश के लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। सुगबुगाहट है कि 2024 के चुनाव में 450 सीटों पर विपक्ष 1:1 फॉर्मूले से बीजेपी को चुनौती देगा, यानी बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ विपक्ष की ओर से सिर्फ एक कैंडिडेट होगा। लेकिन विपक्ष के लिए साझा उम्मीदवार उतारकर मोदी को सत्ता से बाहर रख पाना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में 303 सीटें आई थी। इनमें से 224 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी का वोट प्रतिशत 50 से ज्यादा था। साफ है कि अगर 2019 में पूरा विपक्ष एकजुट भी होता तो भी बीजेपी को 224 सीटों पर नहीं हरा पाता। 2014 के लोकसभा चुनाव में 50% से ज्यादा वोट पाने वाले बीजेपी के 131 उम्मीदवार थे, यानी अगर 2014 में पूरा विपक्ष भी एकजुट होता तो 131 सीटों पर बीजेपी को नहीं हरा पाता। 2019 के नतीजों के विश्लेषण से साफ है कि संपूर्ण विपक्ष एक हो जाए तो भी बीजेपी को सत्ता से दूर रखना आसान नहीं होगा। वैसे भी बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के पास लोकसभा में 350 से ज्यादा सांसद हैं, जबकि विपक्ष की बैठक में जितनी पार्टियां शामिल हुई उनके पास लगभग 150 सांसद हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष 55% वोट शेयर का टारगेट किस चेहरे के भरोसे हासिल करेगा। क्या वो ममता बनर्जी है, क्या वो नीतीश कुमार है, या फिर राहुल गांधी, जिन्हें ममता ने अपना फेवरेट तक बता दिया। और फेवरेट राहुल गांधी। कांग्रेस का दावा है कि विपक्षी एकता भारतीय राजनीति के लिए गेम चेंजर होगी, लेकिन भले ही विपक्ष का चेहरा फाइनल हो जाए, समन्वयक भी बन जाए, तो सबसे बड़ी चुनौती सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की होगी, क्योंकि रीजनल पार्टियां अपने अपने गढ़ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी, यानी कुर्बानी कांग्रेस को देनी होगी। ऐसे में सीटों की सौदेबाजी में कांग्रेस का ही नुकसान ज्यादा दिख रहा है। बंगाल में कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट के बदहाल रिश्ते किसी से छिपे नहीं। बंगाल में अगर लेफ्ट और कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज कर भी ले तो ममता बनर्जी के पास देने के लिए कुछ नहीं है। उनकी पार्टी का बंगाल से बाहर कोई प्रभाव नहीं है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी में पहले से ही खटास है। ऐसे में दिल्ली पंजाब में सीट बंटवारे का क्या होगा? अगर दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल के लिए कांग्रेस कुर्बानी दे भी दे तो केजरीवाल के लिए दिल्ली पंजाब से बाहर कांग्रेस को देने के लिए कुछ नहीं है। इसी तरह से अगर यूपी में अखिलेश यादव के लिए कांग्रेस सब कुछ छोड़ दे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पहले भी गठबंधन हो चुका है, लेकिन यह प्रयोग फेल हो गया था। यूपी में 2019 में मायावती और अखिलेश एक साथ आ गए थे, तब भी यूपी में मोदी लहर रोक नहीं पाए। अमेठी सीट पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने कैंडिडेट नहीं उतारा, तब भी राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के हाथों शिकस्त मिली। यानी ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं कि विपक्षी एकता से और जगह जगह गठबंधन करके नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है। जाहिर है क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ सिर्फ इसलिए जुटे हैं क्योंकि उन्हें अपना गढ़ बचाना है। उन्हें लगता है अगर ये गढ़ कांग्रेस की कीमत पर बचता है तो इससे अच्छा उनके लिए क्या होगा। इसीलिए तो पीएम मोदी ने विपक्षी एकता की बैठक पर जमकर हमला बोला। लोग देख रहे हैं कि केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन बेंगलुरु में दोनों पार्टियों के नेता हाथ में हाथ डालकर मुस्कुरा रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं पर, उनके कार्यकर्ताओं पर टीएमसी हमले कर रही है, लेकिन इनके नेता टीएमसी के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इसलिए देश के लोग कह रहे हैं कि गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का हर मुद्दा फेल होता रहा है। फिर ऐसा कौन सा मुद्दा इन्हें दिख रहा है जिसके सहारे ये जनता को अपने पक्ष में कर लेंगे? क्या विपक्षी गठबंधन का नाम बदलने से ही नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है? क्या 26 पार्टियों को इकट्ठा करके नरेंद्र मोदी को टक्कर दी जा सकती है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमने देश के कई शहरों में पब्लिक का मूड जाना। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पटना के लोगों की राय।
इस बार महागठबंधन जो भी अपना रणनीति कर ले, चाहे कोई भी रणनीति बना ले, इस बार मोदी जी का मुकाबला वो नहीं कर रहे हैं। चोर चोर जैसे मौसेरा भाई होता है, ये सभी लोग जुटते चला जा रहा है। ये अकेले ये लोग बीजेपी से मुकाबला नहीं कर रहा है। ये लोग